Hello everyone, myself Dr. Bhavna Gupta, and in this video I will discuss with you UGC NET Education Paper 2022. So let's start. Our first question is, a teacher is explaining about a model of change by giving an example of converting a cube of ice into a cone of ice. The teacher is talking about एक शिक्षक आइस क्यूब को आइस कोन में बदलने का उदाहरण देते हुए परिवर्तन के मॉडल के बारे में व्याख्यान करता है। शिक्षक बता रहा है, यहाँ पर हमें बताना है कि शिक्षक किस मॉडल की बात कर रहा है। तो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कुर्ट लेविन के मॉडल के बारे में, ऑप्शन 2 कोटर्स मॉडल के बारे में, सी कुबलर रॉस मॉडल, डी जेफ हियात के मॉडल के बारे में। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा कुर्ट लेविन मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एस्पेक्ट ऑफ CIPP मॉडल ऑफ करिकुलम इन्वॉल्व्स मटेरियल, टाइम, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज नीडेड फॉर इफेक्टिव वर्किंग ऑफ द स्कूल। पाठ्यक्रम के CIPP मॉडल के किस पहलू में विद्यालय के प्रभावी कार्य संचालन हेतु सामग्री, समय, भौतिक एवं मानवीय संसाधन शामिल होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 कॉन्टेक्स्ट संदर्भ में, ऑप्शन 2 इनपुट, ऑप्शन 3 प्रोसेस, ऑप्शन 4 प्रोडक्ट। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 2 इनपुट, क्योंकि जो इनपुट में ही हम जो है सामग्री, समय, भौतिक एवं मानवीय संसाधन को शामिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन वर 2। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के संदर्भ के बिंदु कौन से थे? ए बिल्ड एक्सीलेंस इन द एजुकेशन सिस्टम टू मीट द नॉलेज चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी। ऑप्शन ए 21वीं शताब्दी की ज्ञान संबंधी चुनौतियों को पूरा करने के लिए शैक्षिक प्रणाली में उत्कृष्टता लाना। ये हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। ऑप्शन बी प्रमोट क्रिएशन ऑफ नॉलेज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरीज। विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान सृजन को बढ़ावा देना। ये भी हमारा सही ऑप्शन होगा इसमें। ऑप्शन सी प्रमोट नॉलेज एप्लीकेशन इन प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है, सी पर्यावरण को सुरक्षित रखने में ज्ञान उपयोग को बढ़ावा देना। ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के संदर्भ बिंदु नहीं थे। ऑप्शन डी इम्प्रूव द मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंगेज्ड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये भी हमारा सही ऑप्शन है। बौद्धिक संपदा अधिकारों में लगी संस्थाओं के प्रबंधन में सुधार लाना। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा A, B and D. So second option A, B and D will be the correct answer. आइए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which of the following is not a platform of MOOCs? MOOCs की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर हमारी? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कोर्सेरा, बी EDX, सी फ्यूचर लर्न, डी MIT, ई स्वयं। तो यहाँ पर जो हमारी ऑप्शन सही होंगी वो होंगी कोर्सेरा सही ऑप्शन, EDX इज ऑल्सो राइट, फ्यूचर लर्न इज ऑल्सो राइट एंड SWAYAM ये भी हमारी स्वयं सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमारे जो करेक्ट आंसर है वो है A, B, C एंड E। A, B, C एंड E सही ऑप्शन है। लेकिन हमें यहाँ पर कौन सा बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेटफॉर्म ऑफ मूक्स, कि मूक्स का जो कौन सा प्लेटफॉर्म नहीं है। सो MIT जो है वो मूक का प्लेटफॉर्म नहीं है। सो देयर विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी MIT। डी ऑप्शन, fourth option will be the correct option. Next question is in andragogy. Andragogy means
प्रौढ़ शिक्षा, जो प्रौढ़ों को शिक्षा दी जाती है उसे हम कहते हैं एंड्रोगोजी। ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर हमें बताना है कि एंड्रोगोगी में क्या क्या होता है। ऑप्शन ए, लर्निंग ऑफ एडल्ट्स इज देयर विद इन इट्स स्कोप, वयस्कों का सीखना इसके कार्य क्षेत्र के भीतर है, सही है। बी, लर्नर्स आर इंडिपेंडेंट एंड स्ट्राइव फॉर सेल्फ डायरेक्शन इन लर्निंग, शिक्षार्थी स्वतंत्र होते हैं और सीखने में स्वयं दिशा तय करने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल सही है इसमें ऑप्शन बी, क्योंकि जो इसमें लर्नर्स होते हैं वे वयस्क होते हैं और वो जो है अपनी शिक्षा के बारे में स्वयं जो है निर्णय ले सकते हैं कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं, किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, कौन सा मेथड अपनाना चाहते हैं। सो लर्नर्स आर इंडिपेंडेंट इन दिस एंड्रोगोजी। ऑप्शन सी, टीचर डिसाइड व्हाट, हाउ एंड व्हेन, एनी टाइम एनीथिंग इज टू बी लर्नड, अध्यापक निर्णय लेता है कि क्या, किस प्रकार से और कब किसी चीज़ को सीखना है। तो ये हमारा नहीं सही ऑप्शन होगा, क्योंकि एंड्रोगोजी में क्या होता है, जो लर्नर्स होते हैं वही डिसीजन लेते हैं कि उन्हें क्या, कैसे और कब सीखना है। ऑप्शन डी, मोटिवेशन स्टेम्स फ्रॉम सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्निशन दैट कम्स फ्रॉम सक्सेसफुल परफॉर्मेंस, प्रेरणा आत्मसम्मान, विश्वास और मान्यता से उत्पन्न होती है जो सफल कार्य निष्पादन से आती है। ये हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लर्नर्स होते हैं उनमें आत्मसम्मान होता है, विश्वास, और जिसके कारण वो कार्य को निष्पादन करने में सफल होते हैं। तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन ए बी डी यहाँ पर हमारी आएगी ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ए बी डी। नाउ वी विल गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें मैच करना है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पर हमारे पास लिस्ट 1 में एजुकेशन गाइडेंस दी हुई है, बी वोकेशनल गाइडेंस, सी पर्सनल गाइडेंस एंड डी काउंसलिंग। और यहाँ पर हमारे लिस्ट 2 में इट असिस्ट स्टूडेंट्स टू मेक अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ करियर्स दे इंटेंड टू परस्यू एंड ऑल्सो एक्वेंटिंग दैम रिगार्डिंग द डिफरेंट एवेन्यूज ऑफ वर्क। बी ऑप्शन है, इट असिस्ट इन डेवलपिंग स्टडी हैबिट्स फॉर सेलेक्टिंग करिकुलर co-curricular activities and also helps in knowing about the availability of scholarships. Third, it assists the student in certain issues related to health, moral ideals and interpersonal relations. Fourth, it is a face-to-face relationship for the purpose of helping the counselee. तो यहाँ पर हमें मैच करना है कि एजुकेशनल गाइडेंस क्या है, वोकेशनल गाइडेंस क्या है, पर्सनल गाइडेंस क्या है और काउंसलिंग किससे मैच होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए है एजुकेशनल गाइडेंस, ये जाएगा हमारा ऑप्शन 2 के साथ। इट असिस्ट इन डेवलपिंग स्टडी हैबिट्स फॉर सेलेक्टिंग करिकुलर को-करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड ऑल्सो हेल्प्स इन नोइंग अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ स्कॉलरशिप्स। यहाँ पर जो एक मेंटोर होता है वो गाइड करता है कि आपको मतलब जो एक लर्नर है उसको किस प्रकार से और कौन सा अपने एक्टिविटीज़ चूज़ करनी है और कौन सी स्कॉलरशिप एक लर्नर के लिए बेस्ट हो सकती है, ठीक है। सो ऑप्शन ए विल बी मैच्ड विद द ऑप्शन 2। बी वोकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस क्या होता है जिसमें हम करियर से रिलेटेड गाइड करते हैं किसी काउंसली को। So option B will be matched with the option first. It assists students to make a detailed study of careers they intend to pursue and also acquainting them regarding different avenues of work. Option C personal guidance, ये हमारा जो होगा ऑप्शन 3 के साथ मैच होगा। It assists the students in certain issues related to health, moral ideals and interpersonal relationships. Option D counseling, it will be matched with the option 4th. It is a face-to-face relationship for the purpose of helping the counselee. So option B will be matched with the option A. Option A will be matched with the option 2. C option
थर्ड के साथ मैच होगा। डी ऑप्शन हमारा फोर्थ ऑप्शन के साथ मैच होगा। हिंदी में एक बारी हम देख लेते हैं। सूची 1 शैक्षिक निर्देशन ऑप्शन 2 के साथ मैच होगा। यह पाठ्य सामग्री कार्यकलापों का चयन करने में सहायता करता है, अध्ययन आदतें विकसित करने में सहायक है तथा छात्रवृत्तियों की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायता करता है। व्यावसायिक निर्देशन बी, ये हमारा ऑप्शन 1 के साथ मैच होगा। यह छात्रों को उन क्षेत्रों का विस्तृत ज्ञान देने में मदद करता है जिसे वे अपनाना चाहते हैं और कार्य के विभिन्न अवसरों के साथ उन्हें परिचित भी करवाता है। ऑप्शन सी व्यक्तिक निर्देशन, ये ऑप्शन 3 के साथ मैच होगा। यह छात्रों को स्वास्थ्य, नैतिकता, आदर्शों, परस्पर संबंधों से संबंधित कुछ मुद्दों में सहायता करता है। ऑप्शन डी परामर्श, यह परामर्शार्थी की सहायता करने के उद्देश्य से आमने सामने का संबंध है। तो इस बार जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा 2 ये सही होगा। ऑप्शन 2 A2, B1, C 3rd, D 4th। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following constitutional provisions is made to eliminate discrimination of caste, creed और कलर इन एनी गवर्नमेंट एडेड स्कूल? किसी भी सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में जाति, मत या वर्ण के आधार पर भेदभाव समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्टिकल 16, ऑप्शन बी आर्टिकल 29, ऑप्शन सी आर्टिकल 30, ऑप्शन डी आर्टिकल 32। यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 29, ऑप्शन बी आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 में दिया गया कि जाति वर्ण के आधार पर भेदभाव समाप्त किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें अभिकथन दिया गया है और तर्क दिया गया है। हमें यहाँ पर देखना है कि ए आर दोनों सही हैं या गलत हैं, या ए आर की सही ए की व्याख्या जो है आर सही रूप में करता है या नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं। पहले इंग्लिश में देखते हैं हम। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion A, though ex post facto research examines cause and effect but it is not the part of experimental research. ex post facto जो है वो पहले हम देख लेते हैं रीजन आर। इन ex post facto research effect of independent variable has already been टेकन प्लेस। हिंदी में देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है जो दूसरा उसके कारण के रूप में है। अभिकथन ए, हालांकि एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान कारण और प्रभाव की जांच करता है परंतु वह प्रयोगात्मक अनुसंधान का भाग नहीं है। तो ये हमारा जो है ऑप्शन सही है, क्योंकि एक्स पोस्ट फैक्टर जो है जो घटित हो चुकी हैं घटनाएं उनके कारण और प्रभाव की जांच करता है, किंतु जो प्रयोगात्मक अनुसंधान होता है उसमें ये अवश्य नहीं है जो कि अनुसंधान किए जा रहे हैं कि वो पूर्व घटित घटनाओं पर ही आधारित हो। सो हम कह सकते हैं इसमें जो एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान है वो प्रयोगात्मक अनुसंधान का भाग नहीं है। और तर्क, एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान में स्वतंत्र चर का प्रभाव पहले ही हो चुका होता है। ये बिल्कुल सही है कि एक्स पोस्ट फैक्टो के अनुसंधान में स्वतंत्र चर जो होता है वह डिपेंडेंट चर पर अपना प्रभाव दिखाता है, तो स्वतंत्र चर का प्रभाव पहले ही हो चुका होता है और फिर हम यहाँ पर एक्स पोस्ट फैक्टो में कारण और प्रभाव जानने की कोशिश करते हैं। सो हम कहेंगे कि ए और आर दोनों कथन सही हैं और आर जो है वो अभिकथन ए की सही व्याख्या है। ए एंड आर are correct but R is the correct explanation of A.
So the correct answer will be option A. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द एम ऑफ क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन रिकमेंडेड बाय महात्मा गांधी। निम्नलिखित में कौन सा महात्मा गांधी द्वारा बताए गए शिल्प आधारित शिक्षा का लक्ष्य नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ टीचर सैलरीज, ऑप्शन बी क्रिएशन ऑफ अ स्पेशलाइज्ड क्लास ऑफ क्राफ्टमैन, ऑप्शन सी डिग्निटी ऑफ लेबर, ऑप्शन डी मिनिमाइजेशन ऑफ ड्रिफ्ट ऑफ रूरल यूथ टू द सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब्स। रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं के शहरों में पलायन की प्रवृत्ति को कम करना। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि महात्मा गांधी द्वारा बताए गए शिल्प आधारित शिक्षा का लक्ष्य कौन सा नहीं है। मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ द टीचर सैलरी, यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है और जो ये है शिल्पकारों के विशेष वर्ग का निर्माण, तो यहाँ पर जो यूजीसी ने सही आंसर दिया है वो दिया है शिल्पकारों के विशेष का वर्ग का निर्माण। लेकिन यहाँ पर जो कुछ छात्रों का कहना है कि यहाँ पर जो आंसर है वो शिक्षकों के वेतन व्यय का वहन शिल्प आधारित शिक्षा का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पर यूजीसी ने जो इसका सही आंसर दिया हुआ है शिल्पकारों के विशेष वर्ग का निर्माण महात्मा गांधी द्वारा बताए गए शिल्प आधारित शिक्षा का लक्ष्य नहीं है। डिग्निटी ऑफ लेबर ये लक्ष्य है। ऑप्शन डी रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं के शहरों में पलायन की प्रवृत्ति को कम करना, ये भी जो है हमारे शिल्प आधारित शिक्षा का लक्ष्य है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है क्रिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड क्लास ऑफ क्राफ्ट्समैन, ये शिक्षा शिल्प आधारित शिक्षा का लक्ष्य नहीं है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा। विषय आधारित पाठ्यक्रम के मॉडल मिलते हैं। विषय आधारित पाठ्यक्रम की अभिकल्पना का मॉडल मूलतः है लर्नर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, सब्जेक्ट सेंटर्ड, सोशल रिकंस्ट्रक्शन सेंटर्ड। तो यहाँ पर जो हमारा विषय आधारित पाठ्यक्रम होगा उसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा सब्जेक्ट सेंटर्ड, विषय केंद्रित। यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो होगा सब्जेक्ट सेंटर्ड, विषय। अब चलते हैं हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ सोशोलॉजी। निम्न में से किसे समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जॉर्ज पाइन, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी अगस्त कॉम्टे, ऑप्शन डी मैकाइवर। तो यहाँ पर जो हमारे समाजशास्त्र के जो जनक हैं वो माने जाते हैं अगस्त कॉम्टे। तो हमारा यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अगस्त कॉम्टे विल बी द करेक्ट आंसर। और जो हमारी ये जॉर्ज पाइन है ये हमारे एजुकेशन सोशोलॉजी के फादर माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास समाजशास्त्र के जनक के बारे में पूछा गया है तो अगस्त कॉम्टे जो है समाजशास्त्र के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ करिकुलम फ्रेमवर्क। पाठ्यक्रम प्रारूप को विकसित तथा कार्यान्वित करने के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखें। तो यहाँ पर हमारे पास 5 ऑप्शन दिए गए हैं, उन्हें हमें सीक्वेंस में लगाना है कि हमें किसी भी अगर करिकुलम को डेवलप करना और इम्प्लीमेंट करना है तो हमें कौन सी जो स्टेजेस हैं उनकी सीक्वेंस को बताना है। यहाँ पर हमें ऑप्शन ए प्रिपरेशन, ऑप्शन बी डेवलपमेंट, ऑप्शन सी एविडेंस गैदरिंग, ऑप्शन डी इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन ई मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इवेल्यूएशन जो है सबसे लास्ट में होता है, और यहाँ पर हमें ऑप्शन सब में 3 ऑप्शन में ऑप्शन ई दिया गया है और लास्ट ऑप्शन में ऑप्शन डी। तो हम मान के चलेंगे ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही ऑप्शन नहीं होगा। हमें जो है ऑप्शन ए, बी और सी में से सही आंसर चूज़ करना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या होंगे, हम एविडेंस गैदरिंग, तो सी ऑप्शन जो है हमारा वो फर्स्ट स्टेप होगा। फिर हम करेंगे प्रिपरेशन, सेकंड स्टेप, ऑप्शन बी डेवलपमेंट, थर्ड एंड फोर्थ विल बी इम्प्लीमेंट एंड फिफ्थ मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। हिंदी में देखते हैं। पाठ्यक्रम प्रारूप को विकसित तथा कार्यान्वित करने के निम्न चरणों को सही क्रम में लगाएं। सबसे पहले हमारा ऑप्शन होगा साक्ष्य जुटाना, ऑप्शन सी साक्ष्य जुटाना फर्स्ट, तैयारी ऑप्शन 2, विकास थर्ड, फोर्थ कार्यान्वयन, फिफ्थ निगरानी एवं मूल्यांकन। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन का सही सीक्वेंस है वो है सी, ए, बी, डी, ई। देखते हैं सी, ए, बी, डी, ई, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द ड्यूरेशन ऑफ मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड प्रोग्राम हैज़ बीन इंक्रीज्ड to 2 years by the NCT वाइड इट्स रेगुलेशन ऑफ। शिक्षा स्नातक उत्तर एमएड कार्यक्रम की अवधि को निम्नलिखित में से कौन से वर्ष के विनिमय रेगुलेशन द्वारा NCTE ने 2 वर्षों तक बढ़ा दिया है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2015। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए 2014 में जो है 2014 में 2 इयर्स का एमएड जो है रेगुलेट हुआ था NCTE के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिजेक्टेड द आइडियाज ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस एज सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में मस्तिष्क और चेतनावस्था के विचार को किसने अस्वीकार किया था। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था और उसके बाद मस्तिष्क और फिर चेतना का। तो यहाँ पर प्रश्न आया है कि मनोविज्ञान को मस्तिष्क और चेतना के विचार को किसने अस्वीकार किया था। ऑप्शन है सैडलर, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी जेम्स एंड ऑप्शन डी वुंट। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है वो है वाटसन, ऑप्शन बी। वाटसन जी थे जिन्होंने मनोविज्ञान के मस्तिष्क और चेतनावस्था के विचार को अस्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज लोकेटेड इन। राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन और प्रशासन संसाधन नीपा स्थित है। ऑप्शन है ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ID 127 नई दिल्ली सही आंसर है। नई दिल्ली में जो है नीपा स्थित है। क्वेश्चन ID 44 SWAYAM stands for
ऑप्शन ए स्टडी वेबसाइट्स फॉर ऑटोमेटेड यंग एक्टिव माइंड्स, नो। ऑप्शन सी ऑप्शन सी स्टडी वेबसाइट फॉर एक्चुअल लर्निंग, ये भी नहीं है हमारा। ऑप्शन डी स्टडी वेब्स फॉर एक्शन लर्निंग ऑफ अटेंटिव माइंड्स, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बी सही आंसर है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। सही ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCET एज रेगुलेटरी बॉडी केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक विनियामक संस्था के रूप में अस्तित्व में आई। ऑप्शन दिए गए हैं 17 अगस्त 1992, ऑप्शन बी 17 अगस्त 1994, ऑप्शन सी 17 अगस्त 1995, ऑप्शन डी 17 अगस्त 1996। तो हमारा यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 17 अगस्त 1995 को NCET जो है एक विनियामक संस्था के रूप में अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बजटिंग। यहाँ पर पूछा गया है कि बजटिंग का निम्न ऑप्शन में कौन सा एक प्रकार नहीं है। फॉर्मूला बजटिंग, दिस इज द टाइप ऑफ बजटिंग। ऑप्शन बी प्रोग्राम बजटिंग, इट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ बजटिंग। ऑप्शन सी परफॉर्मेंस बस्टिंग, इट इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन डी प्लान बस्टिंग इज नॉट द टाइप ऑफ बस्टिंग। सो द ऑप्शन डी प्लान बस्टिंग, यहाँ पे जो हमारा प्लान बस्टिंग है वो बस्टिंग का एक टाइप नहीं है। सो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा प्लान बस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दिए गए हैं और यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है। चलिए आइए देखते हैं। ऑप्शन स्टेटमेंट 1, ऑल एजुकेटर्स आर पोटेंशियली लीडर्स, बिल्कुल सही है कि जो सभी एजुकेटर होते हैं एक नेतृत्व का कार्य भी करते हैं। इन दैट ऑल मे क्रिएट फॉलोवर्स बाय इन्फ्लुएंसिंग दोज अराउंड दैम, वे सभी अपने चारों ओर वालों को प्रभावित करते हुए अपना अनुयायी बना सकते हैं, बिल्कुल सही है। वेदर एज हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, टीचर, लीडर, प्रिंसिपल और वाइस चांसलर। एजुकेटर मेरे पास डिपार्टमेंट के हेड भी हो सकते हैं, टीचर, प्रिंसिपल और वाइस चांसलर। ये ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। लीडर्स इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशंस आर कंसर्न्ड विद responding to diversity among learners. This is also the correct statement 2 and statement 1. हिंदी में देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, सभी शिक्षक संभावनाशील नेता है, वे सभी अपने चारों ओर वालों को प्रभावित करते हुए अपना अनुयायी बना सकते हैं, चाहे विभागाध्यक्ष की हैसियत से, शिक्षक नेता या आचार्य या उपकुलपति की हैसियत से। कथन 2, शैक्षिक प्रशासन में नेताओं का संबंध शिक्षार्थियों में विविधता के प्रति जवाबदेही से है, बिल्कुल सही। यहाँ पर हमारी जो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। फिर से यहाँ पर स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, रुब्रिक्स कैन बी यूज्ड फॉर पीयर फीडबैक, ये हमारा बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, रुब्रिक्स कैन बी यूज्ड ओनली फॉर पीयर फीडबैक, ये नहीं ऑप्शन है, सही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। यहाँ पर हमारे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1 इज स्टेटमेंट 3
Statement 1 is true, but statement 2 is false. So option C will be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज हेडेड बाय। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का प्रमुख कौन होता है? चेयरपर्सन, डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर, सेक्रेटरी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा चेयरपर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्स्ड मेथड रिसर्च स्टडी। निम्न में से कौन सा मिश्रित पद्धति अनुसंधान अध्ययन के उदाहरण द्वारा सर्वश्रेष्ठ ढंग से दर्शाता है? साहिल कंडक्ट्स इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशन इन स्टडी ऑफ ट्रांजिशनल स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी, रेखा इंटरव्यूज पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन रिगार्डिंग ट्रांजिशन। ऑप्शन सी, समीर looks at percentage of successful transition from the district and class grades. Option D, Reshma conducts observation and supplements her findings with class grade. तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 4 जो है वो सही आंसर होगा। रेशमा कंडक्ट्स ऑब्जर्वेशन एंड सप्लीमेंट्स हर फाइंडिंग्स विद क्लास ग्रेड्स। रेशमा अवलोकन करती है और कक्षा ग्रेडों के साथ अपने निष्कर्षों को संपूरक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेटिव असेसमेंट। निम्न में से कौन सा वैकल्पिक आंकलन का उदाहरण है? रिस्पॉन्स जर्नल, प्रतिक्रिया जर्नल्स, बी पोर्टफोलियो, सी टिपिकल एंड टर्म एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर हमारे पास अल्टरनेटिव असेसमेंट के पूछा गया है, तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन है रिस्पॉन्स जर्नल एंड पोर्टफोलियो विल बी द करेक्ट आंसर। A and B. Option B will be the correct answer. Arrange the following Indian philosophers in chronological order of their year of birth. यहाँ पर हमें इंडियन फिलोसफर्स की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हमें ऑर्डर में लगाना है। सो औरबिंदो घोष का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 15 अगस्त 1872। तो यहाँ पर हम ईयर देख लेंगे 1872। स्वामी विवेकानंद 1863। जिद्दू कृष्णमूर्ति का 1895। रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पर हैं 1861 उनका डेट ऑफ बर्थ है। सो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले होंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, देन विवेकानंद, देन अरविंद घोष और सबसे बाद में जिद्दू कृष्णमूर्ति। सो हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन DBAC। DBAC ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष एंड J कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू NCTE विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोजिट इंस्टीट्यूशन। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार निम्न में से कौन सी संस्था एक समेकित और कंपोजिट संस्था है? एन इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग अ सिंगल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, बी एन इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग अ सिंगल पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम, सी एन इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग द मल्टी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन डी एन इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग अ सिंगल डिप्लोमा प्रोग्राम। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर होगा, एक संस्था जो बहु शिक्षा कार्यक्रम चला रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। दक्षता आधारित आंकलन शुड बी डन जस्ट आफ्टर द एंड completion of the program. Option B, should take into its scope all measurable components or aspects that need to be assessed. Option C, does not demand flexibility with regard to use of different tools. Option D, should be fair and objective. So the correct answer will be A, B and D.
यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी है वो सही नहीं होगा, क्योंकि सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, डज नॉट डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी। जो कंपेटेंसी बेस्ड असेसमेंट होता है उसमें तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। सो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन आर द करेक्ट आंसर्स। सो देखते हैं हम इसमें कौन सी ऑप्शन होगी, ए, बी एंड डी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी जो है विभिन्न उपकरणों के इस्तेमाल में लचीलेपन की मांग नहीं करता, ये हमारा सही ऑप्शन नहीं होगा। कॉम्पिटेंसी जो बेस्ड हमारी असेसमेंट है उसमें सी ऑप्शन, डज नॉट डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी विद रिगार्ड टू यूज़ ऑफ डिफरेंट टूल्स, ये हमारा सही ऑप्शन नहीं होगा इसमें। सो ए, बी एंड डी सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, assessment is systematic process of identifying, collecting and interpreting information about the student learning, बिल्कुल सही। ऑप्शन स्टेटमेंट 2, assessment result may be communicated in a clear and transparent way, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमारे जो स्टेटमेंट 1 है स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लर्निंग, सीखना। ऑप्शन ए इम्प्लाइज चेंज इन बिहेवियर, बिल्कुल सही। टेक प्लेस थ्रू द एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, सही। ऑल्सो इम्प्लाइज चेंज इट ड्यू टू ग्रोथ एंड मैचुरेशन, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा सीखने से अभिप्राय विकास और प्रयोक्ता के कारण परिवर्तन भी है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा लर्निंग होती है उसके पीछे कई सारी चीज़ें हमारे काम करती हैं। ऑप्शन डी इम्प्लाइज दैट चेंज मस्ट बी रिलेटिवली परमानेंट, ये सही है। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, बी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर, ए, बी एंड डी। सो द ऑप्शन सी, ए, बी एंड डी जो हमारा लर्निंग के सही ऑप्शन होंगे। आइडेंटिफाइंग द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संवाद संप्रेषण में अवरोधों को पहचाने। नॉइस जो है हमारा संप्रेषण में अवरोध उत्पन्न करता है। शोर, नकारात्मक दृष्टिकोण, अस्पष्ट लेखा चित्र, जो हमारे स्लैंग लैंग्वेज है, अब भाषा और सकारात्मक व्यवहार तो हमारा संप्रेषण में अवरोध नहीं पैदा करते। सो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन ए, बी, सी हैं, ए, बी, सी विल बी द ए, बी, सी एंड डी। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन कौन से अवरोध करते हैं। ए, बी, सी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो जो हमारे संप्रेषण में अवरोध पैदा करते हैं वो कौन कौन से? शोर, नकारात्मक दृष्टिकोण, अस्पष्ट लेखाचित्र, अपभाषा। हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एरिस्टोटल टीचिंग बिकेम द फिलोसफिकल फाउंडेशन फॉर। अरस्तु का उपदेश निम्न के लिए किस दार्शनिक का आधार बना? रियलिज्म, वास्तविकतावाद के लिए। ऑप्शन बी आइडियलिज्म, ऑप्शन सी नेचुरलिज्म, ऑप्शन डी एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद। तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या होगा? जो एरिस्टोटल है उन्होंने रियलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा रियलिज्म। आइडियलिज्म जो है उसमें प्लेटो और सुकरात जी ने बहुत कार्य किया है। नेचुरलिज्म रूसो जो है वो प्रकृतिवाद के प्रणेता हैं। और अस्तित्ववाद के हैं जियोम पॉल सार्त्रे, और किरकेगार्ड जो है अस्तित्ववाद के मुख्य दार्शनिक हैं। तो यहाँ पर एरिस्टोटल के बारे में पूछा गया है, तो रियलिज्म विल बी द करेक्ट आंसर। और इन्हीं 30 क्वेश्चंस के साथ मैं ये वीडियो आज यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।